हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है प्रेशर इनसाइड सोप बबल। क्वेश्चन में क्या बोला है, सोप बबल इज ब्लोन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल पंप एट ए माउथ ऑफ ए ट्यूब। द पंप प्रोड्यूसेस ए सर्टेन इंक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बबल। ये ध्यान रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरनल प्रेशर, द ग्राफ बिटवीन द प्रेशर इनसाइड द बबल एंड विद टाइम विल बी। तो हमें बताना है प्रेशर और टाइम के बीच में इन चारों में से कौन सा ग्राफ सही है। ठीक है, तो देखो एक बात हम कह सकते हैं, जो भी प्रेशर होगा इस मतलब यहां से सपोज हमने पंप के थ्रू इसमें हवा भरी, ठीक है, तो जो भी हम प्रेशर लगाएंगे वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम प्रेशर इसके अंदर लगाएंगे पंप के थ्रू उतना ज्यादा इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो हमें पता है जो प्रेशर इनसाइड सोप बबल होता है उसका फॉर्मूला होता है 4s अपॉन रेडियस। ठीक है, रेडियस क्या है, इसका रेडियस मतलब सोप बबल का रेडियस। पर प्रॉब्लम क्या है, ये जो ग्राफ है ये प्रेशर और टाइम के बीच का ग्राफ है और हमारे पास रेडियस है। सरफेस टेंशन ऑफ बबल तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो इसकी तो मतलब तो इसकी बात हम नहीं करेंगे एस की। मेन बात आती है आर की। हमारे पास है आर और ग्राफ दे रखा है पी वर्स टी का। ठीक है, तो इस लाइन को ध्यान से देखो, बोला क्या गया है, द पंप प्रोड्यूसेस सर्टेन इंक्रीज पर मिनट इन द वॉल्यूम ऑफ बबल। तो हम यहां से ये क्या कह सकते हैं, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, यहां से, है ना। तो देखो वॉल्यूम अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के होगा तो हम ये लिख सकते हैं 4/3 पाई आर का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। समझ गए? तो यहाँ से 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसे हम ये लिख सकते हैं आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यहाँ से ये लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1/3। ठीक है, अब प्रेशर और रेडियस में हमें रिलेशन यहाँ से मिल गया, पुट कर देते हैं तो P हमारे पास आ जाएगा 4s, R की जगह क्या, यहाँ C लगा देते हैं सम कांस्टेंट C। ठीक है, 4 पाई को इधर भेज के C लगा दिया मान लो हमने। तो देखो C इंटू T की पावर 1/3 लिख दिया हमने। अब देख सकते हो जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, टी की पावर 1/3। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखो ये ग्राफ तो इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि टाइम के साथ प्रेशर डिक्रीज करेगा। समझ गए? सिमिलरली ये ग्राफ हो सकता है ना, फर्स्ट ऑप्शन। तीसरा ग्राफ डिक्रीज कर रहा है लेकिन लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, तो लीनियरली डिक्रीज नहीं करेगा क्योंकि ये हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, तो कुछ ऐसे डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इनकरेक्ट है और फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा देखो कभी भी कोई चीज हो मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x हो या 1/x³ हो, समझ गए, या फिर 1/x की पावर 2/3, यहाँ पावर कुछ भी हो, जो ग्राफ होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का वो इस तरह से होता है। बस इसकी पावर से क्या फर्क पड़ता है, इसका ये मतलब एक तरह से कितना स्टीपर ये जल्दी गिरेगा वो फर्क पड़ता है इसकी पावर से। समझ गए? तो ध्यान रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब फर्स्ट ग्राफ इज करेक्ट। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hello everyone, let's start the question. Question says that a man grows into a giant such that his linear dimension increase by a factor of 9. Assuming that his density remains same, the stress in the leg will change by a factor of. So in this question we have to find out the factor by which the stress in leg will change. Okay, so if we write the dimension, linear dimension, let's say this is L, so initial linear dimension will be L1 and final L2.
but here it is given that it is changing by a factor of 9, so this will be 9 of initial. Okay, now we can write stress equal to force by area. Okay, so here the force acting on the body is the mg, okay, divided by area. So we have to find out relation between stress and the linear dimension. So here we see that we can convert the mass, okay, in terms of density and volume. So we can write density, rho, that is density, into volume, okay, into g divided by area, and we can write the volume and area in terms of the linear dimension, that is LQ for the volume, then this is rho, the density, and the gravitational field G, acceleration due to gravity. Okay, now the area will be L square. So here we see that this will cancel the L square, so this will be L, then density and the acceleration due to gravity. Okay, so here we see that the stress, the density is constant, it is same, and the gravitational and the acceleration due to gravitation is also constant, so only s is changing here, so s is directly proportional to the linear dimension. So here we can say that the s1 will be directly proportional to L1 and s2 will be directly proportional to L2. So we can write the ratio s2 by s1 equal to L2 by L1. Okay, and here we see that L2 is equal to 9L1. So here we can write 9L1 divided by L1, and here S2 by S1. So here L1 and L1 both will be cancelled out. So this S is the stress, that is S2, is increasing by factor 9, okay, of initial. So here we have the factor 9. So if we see the options, the correct option is 9, the third option. So we will write correct answer is 9. Thank you. Hello students, we are given a question. An open glass tube is immersed in mercury in such a way that a length of 8 centimeter extends above the mercury. The open end of the tube is then closed and sealed, and the tube is raised vertically up by the additional 46 centimeter. What will be length of the air column above the mercury in the tube? Atmospheric pressure we are given as 76 centimeter of Hg mercury height. So we have a beaker. This is what we have, a beaker, and in this beaker we have this capillary tube, and in this tube we have 8 centimeter column above the level, and after that there is the mercury. So this is the situation we have. Now this mercury column is at its level and the capillary is raised. This capillary is raised
additionally of 46 centimeter. So we are asked to find rise of this value. So in this situation we can see that here is the pressure P1 and here we have the pressure P2 when it is raised. So we can write the pressure equation as P2 is equal to P1 minus X, because in second case that is vertically raised up additionally 46 centimeter. So we will have P2 to be equal to P1. We have atmospheric pressure only because the opening is there, and after that we are sealing in the second case. So it will be 76 centimeter minus X. X is in centimeter only. So we get this relation, pressure equation. Now we see the two pressures from the gas equation. We have P1 V1 is equal to P2 V2. In place of P1 we have 76. In place of V1 volume we will write cross section area into 8 centimeter is equal to P2. In place of P2 we will write 76 minus X, and for volume we will write area of cross section of that capillary tube. The area is cancelled out and we have the value for volume V2. This will be 56 plus 8 minus X, that is 54 minus X. So on solving we are getting as 608 is equal to 4104 minus 76 X minus 54X plus X square. So we are getting an expression of X square minus 130X plus 3446 is equal to 0. On solving this quadratic equation we are getting X is equal to 38 centimeter. Now we need to find out the length of air column, that is X prime, which is equal to 54 minus X, which will be equal to 54 minus 38, which gives us 16 centimeter. So 16 centimeter, we have option C as the correct answer of this problem. Thank you. Hello students, the question is, a closed compartment containing gas is moving with some acceleration in horizontal direction. Neglect effect of gravity, then the pressure in the compartment is. So we have a closed compartment which have contained gas and it is moving with some acceleration in horizontal direction. We have to neglect the effect of gravity here and we have to calculate the pressure in the compartment, that what is the pressure in the compartment is. We have options same everywhere, lower in the front side, lower in the rear side and lower in the upper side. The pressure on the rear side would be more due to fictitious force acting in the opposite direction of acceleration on the rear face. So the pressure in the front side would be lowered. Why? Because the pressure on the rear side would be more due to fictitious force. What is fictitious force? That act in the opposite direction of acceleration. So the right option is option B, that is lower in the front side. We have question is there. A flat plate is moving normal to its plane throughout a gas under the action of a constant force F. The gas is kept at a very low pressure. The speed of the plate is V, is much less than the average speed U
of the gas molecules. Which of the following option is true? Okay, the first option is that the pressure difference between the leading and the trailing faces of the plate is proportional to. Second is that the plate will be continue to move with constant non-zero acceleration at all the times. Third is that at a time external force F balance to the resistive force. Fourth is that at a later time external force F balance the resistive force. Firstly, we draw the two plates. Okay, two plates we draw. That's plates. One plate is here and one more plate is here. Okay, two plates we draw. Okay, so we have the particles is moving in this side and this is this side, and plate having velocity v. So this have u, this have also u. Okay, so just before this picture is represented just before the collision, just before the collision, COLLISION. So just before the collision, and V more picture that is represented, that is V, the plate having velocity v, and after the collision this is moved in the shifted the direction, that is v1, and similar also. Okay, that is v2. This is just after the collision, just after the collision. Okay, so we draw the mathematically representation of this question. The v1 is equals to the u plus tv. Okay, so difference of v1, that is 2u plus 2v. Okay, and force 1 F1, that is equals to the dp1 upon dt, that is equals to the rho a u plus v into 2u plus 2v, that is equals to the 2 rho a u plus v ka v whole square. Okay, so we find out F1 and change in difference between the velocity v1. We find out similarly to the v2. Okay, v2 is equals to the u minus 2v. Okay, and del v2 that is equals to the 2u minus 2v. So del v is find out v2. For the F2, so F2 is find out by the is equals to the dp2 upon dt. Okay, so we know that the relation is rho a u minus v into 2u minus 2v, that is equals to the 2 rho a u minus v whole square. As F1 and F2 are acting in opposite direction, as F1 and F2 are acting in opposite direction, so F net, we find out F net, that is F1 minus F minus 2. Okay, that is 2 rho a 4u v, that is 8 rho a v u, and p is equals to the del f upon a.
After putting the value of del F, we got the answer, that is 8 rho u v, and F net that is F minus del F. So M Ma is equals to the Ma. So M is the mass of the plate. M is the mass of the plate okay. F is equals to the F minus 8 rho A u v, that is equals to the Ma, and F is equals to the Ma plus 8 rho A u v. So after the many calculation, we have the answer of this statement is that the resistive force experienced by the plate is proportional to the V. Okay, and at a later time the external force have balanced the resistive force. At the later external time balance the resistive force. ठीक है, at a later time force have balanced to the resistive force. Okay. Fourth is corrected. The pressure difference between the leading and the trailing force faces of the plate is proportional to the UV. So this is corrected. Okay. So this is an answer of this question, and thank you for the watching. Hello everyone, let us start with our question. In this question, what is given? Two spheres P and Q of equal radius have density ρ1 and ρ2 respectively. Okay, so P is having a density ρ1 and Q is having a density ρ2. The spheres are connected by massless string and placed in a liquid L1 and L2 of density sigma 1 and sigma 2. So we mark the density here, sigma 1 of the liquid and sigma 2 of the liquid. Similarly, the viscosities are given as to be eta 1 here and eta 2 here. Okay. Now they float in equilibrium when the sphere P is in L1 and Q is in L2 and the string being taut, that is string is stretched. Now the sphere P alone in L2 has a terminal velocity Vp and Q alone in this L1 has a terminal velocity Vq. Then we need to find the ratio of Vp by Vq, and also we need to find whether the product would be greater than 2 or less than 0. Okay, this we need to find. So basically, what is the formula for the this terminal velocity? So we know that we know that terminal velocity is given as V equals to 2r square rho minus this sigma g divided by 9 eta. This is the formula for terminal velocity. Rho is the density of the solid, sigma is the density in which we have placed the solid, that means the density of the liquid, eta is the viscosity. So from this equation we can see that V would be proportional to rho minus sigma, this difference, divided by eta. Because if the radius is same, then it would be same for both the quantities, so it could be taken in the proportionality itself. So because P and Q, they have equal radius, so there would be no variation due to radius, it would be only due to this factor. So we can say that Vp would be equals to, Vp we write, would be proportional to. So Vp has a radius, density, Vp has a density, this rho 1. Now it is placed, Vp is placed in what? For the terminal velocity, it is placed in L2, so minus sigma 2 divided by what is this Vp is placed, so what is the density here? So it would be eta 2. Okay. Similarly for Vq, now it would be proportional to density of Q is sigma 1, sorry, rho 1 minus it is placed in L1, so minus Q alone is placed in L1, so it would be Vq is basically, here we have seen, we have just mistakenly written it to be rho 1 because Q, we know that Q is given as to be rho 2. So rho 2 minus sigma 1 divided by density of liquid L1 would be, viscosity would be eta 1. Now what we do, if we divide these two expressions, Vp by Vq, okay, so proportionality would be cancelled, so it would be just rho 1 minus sigma 2 divided by rho 2 minus sigma 1, okay, into eta 1 divided by eta 2. Okay, this would be the ratio. Now
if you see, since it is given that this whole system is in equilibrium, so this is one of the sphere, this is another sphere, and they are held together with the help of a string. Now if we consider this to be our system, okay, we are considering this whole to be our system. So what is the forces which are acting? So the total force which would be acting downward would be the weight of this is our Q which is placed. So weight of Q, and here it would be the weight of P. Now tension would be an internal force when we have considered this to be a system. And what is other external force which would be acting? So it would be the bind force FB on P, and it would be the bind force FB which would be acting on Q. Now in the equilibrium, so net downward force would be equals to the net upward force. So we can say that WQ plus WP, this is the net downward force, would be equals to F bind force on Q plus this the bind force on P. Now what would be the value of this WQ? So it would be equals to rho 2 into V into G. What is the value of this WP? It would be equals to rho 1 into V into G. Now what is the bind force? Now in the bind force, bind force is written as FB is rho liquid into G into V. It is written like this. Okay. Now for the bind force, we can say that for Q, it would be equals to rho, this sigma 2 into V into G, plus for this it would be sigma 1 into V into G. Now from this expression, we see that VG would be gone. So it would be just sigma 2, rho 2 plus rho 1 equals to sigma 2 plus sigma 1. Or we can say that it would be equals to rho 2 minus sigma 1. If we take it on to this side, equals to sigma 2 minus rho 1. Now we can see that this is equals to rho 2 minus sigma 1 would be just negative times of rho 1 minus sigma 2. Okay. Now if we put this value in this expression, okay, we just rewrite this expression, what we have written, Vp by Vq. This is we have written rho 1 minus sigma 2. Rho 1 minus sigma 2 divided by rho 2 minus sigma 1. Sigma 2 minus rho 1, rho 2 into let us check. Okay, then multiplied by, so it is rho 2 minus sigma 1. It is rho 2 minus sigma 1. We have mistakenly written it. It would be rho 2 minus sigma 1. Rho 2 minus sigma 1 into eta 1 by eta 2. So if we put the value of this sigma 2 minus sigma 1 as negative of this quantity, so this and this would be cancelled. It would be just negative sign. So it would be just equals to minus eta 1 by eta 2. So we can say that magnitude wise, Vp by Vq, if we take the mod of Vp by Vq, if we take the mod, so it would be equals to eta 1 by eta 2. Okay. So we can say that our this option would be correct. So the correct option would be our A option. A option is the correct option. Also Vp into Vq is less than 0 or greater than equal to 2. So we can see that this Vp by Vq, it is coming out to be negative. So when can two fraction come out to be negative? So this is coming out to be negative, since we know that Vp by Vq is negative. Now when the fraction comes negative, that means either Vp is negative and Vq is positive, or we can say that this Vp is positive and Vq is negative. Okay. Now if we just take the product, either ways, if we take the product of Vp into Vq, what we can see? We can see that it would be less than 0. So Vp into Vq would be less than 0 even from this or from this. So we can say that our D option is also the correct option. So this is incorrect, this is incorrect. So the correct option are A option and the D option. So hope you have understood the solution. Thank you. हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि द स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग, जो स्टेटमेंट 1 है उसमें बोल रखा है द स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग एट अ हाई स्पीड फ्रॉम अ गार्डन होस पाइप tend to spread like fountain when it held vertically up but tend to narrow down when held vertical down. जो स्टेटमेंट 2 है वो है in any steady flow in an incompressible fluid the volume flow rate of the fluid remains constant. तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये हमें दिखता है कि जैसे हम कोई भी वाटर पाइप को जब हम दबाते हैं, आगे से प्रेशर बढ़ाते हैं, तो जो उसकी स्पीड होती है वाटर की निकलने की वहाँ से, क्योंकि वो बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे मान लो कि एक पाइप है, अगर हम इसको आगे से दबाएंगे तो इसका एरिया कम हो जाएगा, और जब एरिया कम हो जाएगा सो बाय द
यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन, बाय यूजिंग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हम सीधा देख सकते हैं A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। ठीक है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, तो अगर A1 A2 से ज़्यादा हो जाएगा तो सिंपली जो वेलोसिटी एट 2 है वो हमारा वेलोसिटी एट 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा तेज दी जाएगी। तो हमारा स्टेटमेंट 1 तो सही है। अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करें तो इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ अगर यहाँ पे ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो जो फ्लो रेट है वो सेम रहता है। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूटी से कि जो फ्लो रेट है हमारा सेम है, इसी वजह से जो हम प्रेशर लगाते हैं तो जो हमारा फ्लो रेट है मतलब जो वेलोसिटी है निकलने की वो बढ़ जाती है। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है फर्स्ट की, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। थैंक यू गाइस। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई स्प्रे है, स्प्रे गन है, उसको फिगर में ऐसे दिखाया गया है वेयर अ पिस्टन पुशेस एयर आउट, और जिससे क्या किया जा रहा है कि जो पिस्टन है उसे एयर को आउट पुश किया जा रहा है। ए थिन ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, कोई थिन ट्यूब है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, इज कनेक्टेड टू नोजल, वो नोजल से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, जैसा देख सकते हैं आप। द अदर एंड ऑफ द ट्यूब इज स्मॉल लिक्विड कंटेनर, और जो अदर एंड है उसका वो स्मॉल लिक्विड कंटेनर में रखा गया है। एज द पिस्टन पुशेस एयर थ्रू द नोजल, जैसे जैसे पिस्टन से एयर पुश किया जा रहा है नोजल से, द लिक्विड फ्रॉम द कंटेनर राइजेस, जो कंटेनर में लिक्विड है वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। ओके, अब कर रहा है फॉर द स्प्रेयर गन शोन द रेडियाई ऑफ द पिस्टन एंड नोजल, जो रेडियाई है वो और पिस्टन है, पिस्टन की रेडियाई और नोजल की रेडियाई हमारे पास ये गिवन है। द अपर एंड ऑफ द कंटेनर इज ओपन, जो अपर एंड है वो क्या है, ओपन है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद दूसरा करेंगे। तो सबसे पहले हम 7 क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें हमसे पूछा क्या उसने कि इफ़ द पिस्टन इज पुश्ड एट द स्पीड 5 मिलीमीटर पर सेकेंड, अगर पिस्टन इस स्पीड से पुश करेगा 5 मिलीमीटर पर सेकेंड से, तो द एयर कम्स आउट ऑफ द नोजल विथ स्पीड, कितनी स्पीड से नोजल क्या होगा, द एयर कम्स आउट ऑफ द नोजल विथ अ स्पीड ऑफ, ओके, पिस्टन की स्पीड हमारे पास दे रखी है, कितनी है, 5 मिलीमीटर पर सेकेंड। ओके, V1 की हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 5 मिलीमीटर पर सेकेंड दी है। ओके, और हमें फाइंड करना है कि जो वाटर आएगा जिस स्पीड से वो हमें बताना है। ठीक है, V2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज करेंगे। A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, हमें क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है। ठीक है, तो A1 की वैल्यू क्या होगी, पाई R स्क्वायर, डायमीटर दिया हुआ है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायमीटर उसका कितना है, 20 मिलीमीटर दिया हुआ है, पाई इंटू रेडियाई दिया हुआ है हमारे पास, तो रेडियाई हमारे पास जो दिए हैं वो क्या है, 20 है, 20 का स्क्वायर पाई R स्क्वायर, 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू V1। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू V2। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है। तो V2 की जो वैल्यू होगी यहाँ से, ये पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और V2 की जो वैल्यू आ जाएगी ये कितना आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो V2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, 20 इंटू 20, ये कितना है 400 इंटू V1 की वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -3। क्यों -3, क्योंकि वो मिलीमीटर में, तो हमें उसको किस में रखना है, मीटर पर सेकेंड में। तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये वैल्यू आएगी V2 की। तो जो नोजल है उससे जो वाटर निकल रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। तो 7 का जो है C ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। अब बात करते हैं 8 की। 8 क्वेश्चन में उसने क्या बोला है हमसे, 8 क्वेश्चन में उसने हमसे बोल रखा है कि इफ डेंसिटी ऑफ एयर इज रो ए, अगर डेंसिटी ऑफ एयर रो ए है एंड दैट ऑफ लिक्विड इज रो एल, देन फॉर अ गिवन पिस्टन स्पीड द रेट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एट विच द लिक्विड इज स्प्रेड विथ प्रोपोर्शनल टू। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम लिक्विड बाहर निकल रहा है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। ओके,
तो 8 पार्ट में हमारा जो है 8 पार्ट में हमें फाइंड करना है कि उसकी जो वेलोसिटी होगी उसका जो फ्लो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा वो क्या होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे जो प्रेशर का डिफरेंस होगा पी ए माइनस पी बी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी ए माइनस पी बी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 रो एयर वी ऑफ एयर का स्क्वायर। ओके, मतलब जिस वेलोसिटी से हमारा पिस्टन मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से एयर भी मूव कर रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे हम पी सी माइनस पी बी, सी पॉइंट और बी पॉइंट पे जो प्रेशर का डिफरेंस होगा पी सी माइनस पी बी, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/2 रो एल वी एक सॉरी ये क्या हो जाएगा हमारे पास वी एल, जो लिक्विड ऊपर आ रहा है उसकी स्पीड के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बर्नौली इक्वेशन से हमें पता है कि ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, बर्नौली इक्वेशन से हमें ये पता है कि यहाँ पे ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये ए पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो सी पॉइंट पर और ए पॉइंट पे हमारा जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन से, इसको मान लिया कि इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1/2 रो ए वी ए का स्क्वायर 1/2 रो एल वी एल का स्क्वायर होगा। 1/2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम जो फ्लो रेट होगा वो हमें फाइंड करना है। तो वी एल का जो स्क्वायर होगा ये क्या आएगा, ये वी एल का जो स्क्वायर होगा ये आएगा हमारे पास रो ए अपॉन रो एल वी ए का स्क्वायर। ओके, तो वी एल जो होगा हमारे पास ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में रो ए अपॉन रो एल इंटू वी ए। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी देखा जाए, वी एल प्रोपोर्शनलिटी देखें तो वी एल हमारा किसके प्रोपोर्शनल आ गया, अंडर रूट में रो ए अपॉन रो एल के प्रोपोर्शनल आ गया। ओके, रो एल के, तो हमारे ऑप्शंस में रो ए अपॉन रो एल आया है। ओके, तो ए ऑप्शन से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। सो यहाँ पे इसका 8 का ए ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ए क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। उसने हमसे फ्लो स्पीड वही पूछा था ना, कि देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है कि स्पीड वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम मतलब रेट ऑफ फ्लो होता है, तो वही हमसे पूछा हुआ था। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए के प्रोपोर्शनल आ गई। सो ये हमारा क्या है, राइट ऑप्शन। Hello everyone, let us try to solve the given problem, right? So the given problem says that a small spherical monoatomic ideal gas bubble, so we can see a bubble here, it is trapped inside this liquid of density rho L. Assume that the bubble doesn't exchange any heat with the liquid, right? So this bubble is not exchanging any heat with its surrounding, which simply means an adiabatic process. The bubble contains n mole of a gas. The temperature of the gas when the bubble is at the bottom is T0. So this bubble must have been at the bottom at some point and then its temperature was T0. The height of the liquid is capital H and the atmospheric pressure is P0. Then when the gas bubble is at height Y from the bottom, its temperature is. Now when this gas bubble is at height Y, then we have to find what will be its temperature. You can see here when this gas bubble comes from here to here, right? So its temperature and pressure will change and that change will be simply adiabatic. Why? Because this bubble is not exchanging any heat with its surrounding, so that will be an adiabatic change. So how do we find out the temperature? Here is suppose that T0 at the bottom, and how do we find out the temperature here? Let us say T2 and let us take this as T1 equals to T0. So how do we find out the temperature here? So pressure here will be different because you can see that the pressure in the liquid column is different at different heights. So pressure here, let's say, will be P1 and the pressure here, let's say, will be P2, right? So this, when this bubbles comes upward, so this will be an adiabatic change. Why? Because there is no heat transfer. So how do we find out the temperature T2? Since this is an adiabatic process, so this will be equals to T1 times P1 divided by P2 to the power 1 minus gamma divided by gamma. Now how do we write P1? So P1 is the pressure at the bottom. So how do we write P1?
T1 we already know, we have written T1 is equals to T naught, and we have to find the answer in terms of T naught. So let's first find P1. So how do we write P1? Now P1 will be simply equals pressure at this depth will be simply equals to the pressure, atmospheric pressure here, plus rho L. Rho L is the density of this liquid into G into total height h. So this is P1. Similarly, how do we write P2? P2 is the pressure at this depth. So what is this depth? The total depth is h and this is y. So depth up to this bubble will be simply equals to, pressure at 2 will be simply equals to atmospheric pressure plus density of the liquid G into, here the depth will be h minus y, because we can clearly see that this is at the depth h minus y, right? Now we know the P1, we know the P2. Now we also know the gamma. Value of gamma is given in the question. This is equals to 5/3. So we simply need to substitute that and find out the correct equation, right? So let's try to find out. So this will be equals to T2 will be equals to T naught. Now P1 is simply P naught plus density of the liquid GH divided by P naught plus density of the liquid G H minus Y to the power 1 minus 5/3 divided by 5/3. Now when you solve this, what you are going to get? You are going to get T2 equals T naught. You can take the LCM here, 3 minus 5. So this is 2/3 and this is 5/3. So this will get cancelled. So this is P naught plus rho L G H divided by P naught plus rho L G H minus Y. So this will be simply equals to minus 2 divided by 5, because in the numerator it will be minus 2/3 and in the denominator it will be 5/3. So 3 will get cancels from the denominators and this will be minus 2/5. So now we can, since this is a negative, so we can reverse this and we can write it in this form. So T2 will be simply equals to T naught into, to make this positive, we can write P naught plus rho L G H minus Y divided by P naught plus rho L G H to the power plus 2/5. So let's try to match our options, right? So which options matches with our answers? I think the B matches with our answers. I hope you understood the explanation. Thank you. देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स है सेम मटेरियल के, एक की लेंथ है L, दूसरे की लेंथ है 2L और एक का रेडिया है 2R और दूसरा का है R। इन दोनों को हम स्ट्रेच कर रहे हैं सेम टेंशन के साथ और दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं अपने फंडामेंटल नोट्स में। जिसकी लेंथ L है उसकी फ्रीक्वेंसी ν1 है, जिसकी और जो दूसरी वाली है लेंथ 2L वाले की फ्रीक्वेंसी ν2 है। हमें ν1/ν2 मतलब ν1/ν2 का रेशियो निकालना है। तो एक कौन सी वायर है, एक वायर है L लेंथ की और 2R इसका रेडियस है, दूसरी क्या है 2L लेंथ की और R इसका रेडियस है। ठीक है, इसकी है हमारी फ्रीक्वेंसी ν1 और इसकी क्या है ν2। तो हमारा देखिए फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, ν होता है हमारा 1/2L √ T/μ। ठीक है, जहाँ T क्या है टेंशन है और μ क्या है मास पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मतलब ये हो गया मेरा m/L। ठीक है, अब ये देखो इस क्वेश्चन में पहले मैं फर्स्ट वाले के लिए देखती हूँ, अपनी फर्स्ट वायर के लिए। उसके लिए मेरा न्यू क्या होगा, न्यू होगा मेरा ν1। ठीक है, ये होगा 1/ लेंथ क्या है L है तो यानी 1/2L √ टेंशन को मैं T बोल रही हूँ, टेंशन सेम है दोनों की तो T ही, और मास पर यूनिट लेंथ को मैं क्या लिख सकती हूँ, मास क्या होगा, देखो मास होगा मेरा रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है A इंटू लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ मी हो जाएगा अपॉन L।
यानी हो जाएगा रो इनटू एरिया। तो रो मेरा ये आ गया और एरिया क्या हो जाएगा इस केस के लिए, एरिया हो जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर। तो पाई ये हो गया और आर क्या है 2r है, तो 2r का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4r स्क्वायर यानी 4 पाई आर स्क्वायर। ये मेरा न्यू वन आ गया। अब मैं सेकंड केस के लिए लूँ न्यू टू, तो वहाँ क्या होगा, लेंथ है उस केस में 2l यानी 1/2 इंटू 2l क्या होगा 1/4l हो जाएगा। अंडर रूट टेंशन t सेम ही है और म्यू इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में भी रो इंटू एरिया आ जाएगा। अब इस केस में रेडियस क्या है मेरा r है, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये मेरा आ गया म्यू टू। अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंपल तरीके से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करते हैं, म्यू वन अपॉन म्यू टू करते हैं, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/2l अंडर रूट टी अपॉन रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4l अंडर रूट टी अपॉन रो इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब इसमें क्या देखो, टेंशन कैंसिल हो जाएगी हमारी, एल कैंसिल हो जाएगा, रो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा, इससे बचेगा मेरा 1/2 रूट 4 और इधर से क्या बचेगा 1/4 ये बचेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 4/4 यानी 1। तो न्यू वन रेशियो न्यू टू आ गया मेरा 1:1। ये कौन सा ऑप्शन है, ये मेरा है डी। तो मैं डी ऑप्शन जो है वो सही है, न्यू वन अपॉन न्यू टू की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया और डी ऑप्शन इज करेक्ट मैं बोल देती हूँ। तो यहाँ से मैं टिक कर देती हूँ कि डी ऑप्शन सही है और बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। ओके, हो गया ये। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए पीस ऑफ मेटल फ्लोट्स ऑन मरकरी। कोई मेटल का पीस है जो कि मरकरी पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द मेटल एंड मरकरी आर। वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है मरकरी के लिए और मेटल के लिए दे रखा है Γ1 एंड Γ2 रेस्पेक्टिवली। इफ द टेम्परेचर ऑफ बोथ मरकरी एंड मेटल आर इंक्रीज बाय एन अमाउंट डेल्टा टी। अगर मरकरी और मेटल दोनों का टेम्परेचर हम लोग डेल्टा टी अमाउंट से क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो पूछा है उसने कि व्हाट इज द वॉल्यूम, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द मेटल सबमर्ज इन मरकरी चेंजेस बाय। जो वॉल्यूम उसका सबमर्ज है मेटल का किसमें, मरकरी में, वो कितना चेंज होगा। ओके, तो फ्रैक्शनल चेंज हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है यहाँ पे कि जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रहे हैं तो मेटल क्या हो रहा है, कितना और मतलब जो हमारा मरकरी का है उसमें कितना और क्या हो रहा है, सबमर्ज हो जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंडीशन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारा कंटेनर हो गया, इसमें हमारी ये मरकरी रखी हुई है और उसमें कोई ये मेटल है। ओके, तो दोनों क्या होंगे, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे तो हमने मान लिया कि यहाँ पे एक दोनों दूसरे क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे। तो बॉयंसी फोर्स क्या होता है और वेट इसका डाउनवर्ड लगेगा mg, वो बैलेंस होगा किससे, बॉयंसी फोर्स से। ओके, तो मास तो यहाँ गिवन नहीं है तो हम वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। तो स्मॉल वी कंसीडर कर लेते हैं किसके लिए, हमारा जो मतलब ब्लॉक है उसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि सॉरी कैपिटल वी मान लेते हैं। ठीक है, और जो ब्लॉक हमारा मतलब जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है इसका वॉल्यूम कैपिटल वी मान लिया हमने, और ये जो सबमर्ज है उसका स्मॉल वी मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v इंटू डी एम इंटू जी। ये डेंसिटी ऑफ मेटल है, v उसका कैपिटल वॉल्यूम है, ये क्या होगा स्मॉल v इंटू डी ऑफ एच जी इंटू जी, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से हम अगर क्या करें, ये वैल्यू कैलकुलेट करें स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, तो इसकी वैल्यू कितने के इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी dm अपॉन डी एच जी। ओके, और इसको मैंने मान लिया कि ये हमारा क्या है, k1 के इक्वल है। ठीक है, से ये k1 के इक्वल है। ओके, अब क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि हाँ यहाँ लिख सकते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाई डेल्टा टी। ओके, जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं डेल्टा टी से तो
सारे रिलेशन सेम रहेंगे, बस क्या होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। ओके, तो मतलब उसको हम हाइफन से दिखा देंगे ताकि वो क्या हो, थोड़ा डिफरेंट दिखे। तो स्मॉल वी डैश अपॉन कैपिटल वी डैश, ओके, डी एम डैश अपॉन डी एच जी डैश, ये हो गया। और इसको मैंने मान ली कि ये किसके इक्वल है, K2 के इक्वल है से। ओके, ये रिलेशन। अब यहाँ से क्या करते हैं हम कि दोनों इक्वेशन जो हमारे पास आए हैं, इसको मैंने माना कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और इसको माना ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। तो फ्रॉम बोथ इक्वेशन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिवाइड करके लिख लेते हैं क्या, K1 अपॉन K2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो K1 अपॉन K2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो K1 और K2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास D डैश M, ओके सर K2 अपॉन K1 निकालते हैं, नॉट K1 अपॉन K2 अपॉन K1। तो K2 ये हमारा K2 है, DM डैश ऊपर हो जाएगा, इनटू अपॉन में ये वाला जो टर्म है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, DHG अपॉन में DM इंटू DHG डैश, ये हो जाएगा। ओके, तो अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ आप क्या करते हैं कि इनको इनके टर्म में लिखते हैं, D डैश जैसे हमारे पास DHG है तो D डैश HG के टर्म में हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ D डैश M इंटू D डैश HG 1 प्लस गामा 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में इसी तरह मैं DM को भी चेंज कर सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ D डैश M 1 प्लस गामा 1 डेल्टा टी इंटू D डैश HG। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, K2 अपॉन K1 की, K2 अपॉन K1 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस गामा 2 डेल्टा टी 1 प्लस गामा 1 डेल्टा टी टू द पावर -1। ओके, इस पावर को मैंने ऊपर लाया तो ये नेगेटिव हो गया। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके लिख सकते हैं K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू 1 प्लस गामा 2 डेल्टा टी 1 माइनस गामा 1 डेल्टा टी। ओके, तो अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों का आपस में। तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस गामा 2 माइनस गामा 1 इंटू डेल्टा टी। ओके, और गामा 1 इंटू गामा 2 वॉल्यूम एक्सपेंशन के कोफिशिएंट है, इनके पावर खुद क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, 10 टू द पावर 5 के रेंज के होते हैं, और जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, तो उसको क्या किया जाता है, नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि K1 और K2 की वैल्यू क्या है, जो कांस्टेंट है हमारा। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि अगर गामा 2 माइनस गामा 1 जो है हमारा, ये क्या हो जाए, अगर इसके लिए हम लिख सकते हैं कि अगर K2 इफ K2 ग्रेटर देन हो जाए K1 से, ओके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब 1 से बड़ी हो जाएगी। ओके, वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, 1 से बड़ी हो जाएगी, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, अदरवाइज ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम कंडीशन लेते हैं कि हमारा जो गामा 2 है ये ग्रेटर देन है गामा 1 से और K2 ग्रेटर है K1 से। ओके, ताकि वैल्यू हमारी क्या बनी रहे, पॉजिटिव बनी रहे। तो यहाँ से लिख सकते हैं K2 अपॉन K1 और इस 1 को उधर भेज देंगे, -1 इक्वल्स टू गामा 2 माइनस गामा 1 इंटू डेल्टा टी। ओके, तो ये हमारा जो टर्म है K2 माइनस K1 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू गामा 2 माइनस गामा 1 इंटू डेल्टा टी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शनल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम के। ओके, और इसकी वैल्यू ही हमें क्या फाइंड करनी थी, इसी की वैल्यू। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शनल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, गामा 2 माइनस गामा 1 के इक्वल आ गई। ओके, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। Hello students, today our question is water in closed tube. See figure is heated with one arm vertically placed above a lamp and water will begin to circulate along the
tube in counterclockwise direction. So we have to, this is true or false, we have to find. So here is the, he is heated here, A and B. So the, for the clockwise direction, it should move from A to B. So we check this statement is given is correct or not. So the solution of this question is, when water is heated, when water is heated at end A, so the density decreases. So the density decreases and the water moves upward, So if we heat this, so water will flow in this direction, from this to upward, and from this and this direction. So this and this here. So this is in compensated by the water movement is in the movement of water from B to A is in clockwise direction, as in the diagram we have seen this. Water will goes upward as the density decreases, so this will move in this direction, and the, this is the correct flow of the water flow direction from B to A, not A to B. So we can say that not A to B, it is not, so we can write here, it is not in clockwise direction. This is clockwise here, it is not in clockwise direction. Here is from A to B, it is anti-clockwise direction in A to B, and we can say that direction of A to B, direction of flow of water from A to B is anti-clockwise. So from this we can say that statement given to us is false here. So this is false. Thank you. ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हम लोग के पास एक वर्टिकल यूट्यूब है जिसमें एक लिक्विड का जिसमें लिक्विड है ऑफ डेंसिटी रो एंड सरफेस टेंशन क्या है, कैपिटल टी है. हम लोग को पूछ रहे हैं कि इफ द रेडियस ऑफ द मिनिस्कस ऑफ द लिक्विड इन द लिम्स हम लोग को दिया गया है कि R1 एंड R2 है. ओके, रेडियस ऑफ द मिनिस्कस ऑफ द लिक्विड्स इन द लिम्स आर R1 एंड R2. तो हम लोग को पूछ रहे हैं कि डिफरेंस इन द लिक्विड कॉलम, ये जो लिक्विड कॉलम का हाइट का डिफरेंस क्या होगा दोनों लिम्स में, ये हम लोग को पूछा गया है. तो ये क्वेश्चन अगर हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं तो ये मेरा डायग्राम है. ओके, ये है हम लोग इधर एक यूट्यूब रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, एक यू शेप्ड ट्यूब है यूट्यूब. ओके, कूल. इधर हम लोग को इधर अगर हाइट h है, इधर अगर हाइट h है, इधर अगर h1 है, इधर का हाइट h1 है और इधर का हाइट h2 है, इधर का रेडियस ऑफ द मेनिस्कस R2 है, इधर का रेडियस ऑफ द मेनिस्कस R1 है. तो हम लोग को बोल सकते हैं कि अगर मैं ये लेवल का एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये लेवल का एक पॉइंट अगर मैं लूँगा, इधर एक पॉइंट लिया मैं, दिस पॉइंट इज C. ओके, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ इधर इतना हाइट तक पानी क्यों हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स के वजह से प्रेशर इतना हुआ है. इधर मैं अगर एक पॉइंट ए लेता हूँ, इधर मैं अगर एक पॉइंट बी लेता हूँ, वी नो दैट PA इज इक्वल टू PA, इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 -2T डिवाइडेड बाई R1 है.
एंड पी बी इज इक्वल टू मेरे को बोल सकते हैं कि P0 माइनस 2T डिवाइडेड बाई R2 है. देर इज एन एक्सेस प्रेशर हियर, there is an excess pressure here. Okay, therefore PA is equal to P0 minus 2T divided by R1, PB is equal to P0 minus 2T divided by R2. We know that ये जो change in pressure के वजह से इधर क्या हुआ है, decrease in pressure के वजह से इधर एक high water column raise हुआ है. Therefore we know that PA is equal to P0 minus 2T divided by R1 is equal to H1 into rho G. Similarly, P0 minus 2T divided by R2 is equal to H2 into rho G. अगर ये दोनों हम लोग माइनस कर रहे तो P0 minus 2T divided by R1, 2T divided by R1 minus P0 minus 2T divided by R2, it is equal to क्या हो जाएगा, it is equal to मिलता है कि H1 इंटू रो जी माइनस H2 इंटू रो जी. अगर हाइट डिफरेंस हम लोग को कैलकुलेट करने हैं वो हम लोग अगर H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं H इंटू रो इंटू जी, वर H इज इक्वल टू H1 माइनस H2. ओके, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ P0 कैंसिल हो जाएगा, P0 कैंसिल हो गया और माइनस 2T डिवाइड बाई R माइनस 2T डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाई R2 माइनस 2T डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू H इंटू रो इंटू जी. ओके, देयरफॉर इधर अगर H कैलकुलेट करना है तो H इज इक्वल टू 2T में बाहर ले रहा हूँ इंटू 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1 डिवाइडेड बाई रो जी 2T. ओके, डिवाइडेड बाई रो जी. ऑन कैलकुलेटिंग दिस इट इज इक्वल टू 2T इंटू R1 minus R2, 2T into R1 minus R2 divided by R1 R2 into rho into G. Okay, rho into G होएगा, that is difference between their heights. 2T into R1 minus R2 divided by rho G into R1 R2. कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी में हम लोग का आंसर है. Therefore this is the right choice for this question, option B. इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई बॉल है जिसकी डेंसिटी d है, इज ड्रॉप्ड ऑन टू अ हॉरिजॉन्टल सॉलिड सरफेस. ओके, ये हॉरिजॉन्टल सॉलिड सरफेस पे क्या हो रहा है, इसको ड्रॉप किया जा रहा है तो इट बाउंस इलास्टिकली फ्रॉम द सरफेस एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो कह रहा है कि ये क्या करती है, इलास्टिकली क्या करती है, टकराती है ऊपर ओरिजिनल पोजीशन. हाँ, ये बाउंस करती है फिर क्या होती है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है इन टाइम t1. ओके, नेक्स्ट द बॉल इज रिलीज एंड इट फॉल. करें कि नेक्स्ट क्या करें कि अब बॉल को रिलीज कर रहे हैं और ये फॉल करिए सेम हाइट से बिफोर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी DL. लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया कि सरफेस को चेंज करके वहाँ पे क्या कर दिया गया, लिक्विड कर दिया गया है. ठीक है, और जिसकी डेंसिटी क्या है, DL है. अब उसने बोल रखा है कि इफ़ D लेस देन DL, अगर हमारे जो बॉल की डेंसिटी वो लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ D, T1 एंड DL फॉर टाइम T2. ओके, हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है. और साथ ही में उसने बोल रखा है कि द बॉल टेक्स टू कम बैक द ओरिजिनल पोजीशन. हाँ, तो ये T2 टाइम क्या है, इसके मतलब ओरिजिनल पोजीशन में आने का टाइम है, इसके लिए हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है. ओके, अब कह रहे हैं कि ये जो मोशन यहाँ पे हो रहा है क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा इफ़ D इक्वल्स टू DL. अगर D इक्वल्स टू DL होगा तो हाउ डज द स्पीड ऑफ द बॉल डिपेंड ऑन इट्स डेप्थ. तो वो क्या करेगी, मतलब D इक्वल टू DL हो जाएगा तो जो बॉल की डेप्थ होगी, जितनी डेप्थ तक वो जाएगी, वो कैसे चेंज करेगा या कैसे डिपेंड करेगा स्पीड पे, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, और साथ ही में उसने बोला कि नेग्लेक्ट ऑल फ्रिक्शनल एंड अदर डिस्पेटिव फोर्सेस, कोई भी अदर फोर्सेस को कंसीडर नहीं करना है. एज्यूम द डेप्थ ऑफ द लिक्विड टू बी लार्ज, और लिक्विड की जो डेप्थ है काफ़ी लार्ज है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बोला है कि जो हमारी बॉल है वो क्या कर रही है, ड्रॉप हो रही है. ठीक है, ये हमारी सरफेस ऑफ क्या हो गई, लिक्विड हो गई, और इस साइड से हमारी बॉल क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है. ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा u क्या होगा, 0 होगा, और इस पॉइंट पे हमने v मान लिया कि v इक्वल्स टू v है. ओके, तो उसने बोल रखा है कि ये क्या कर रही है, इनिशियल केस में उसने बोल रखा है कि ये जाती है, टकराती है, फिर वापस उसी हाइट में आती है और कितना टाइम लगता है उसको, T1 लगता है. तो इन दैट केस यहाँ T1 क्या होगा, सॉरी v जो होगा ये क्या होगा, v इक्वल्स टू u प्लस AT. ओके, गिवन दैट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में कि T इक्वल्स टू क्या है, T1 बाई 2 है. ओके, और यहाँ से हम तब लिख सकते हैं कि v की वैल्यू क्या आ जाएगी, u तो 0 है, 0 प्लस g इंटू
T1/2। तो अगर यहाँ से टाइम हम T1 निकालें तो T1 की जो वैल्यू आ जाएगी ये क्या आ जाएगी, ये 2V/G आ जाएगी। ओके, तो ये हमारी T1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब T1 की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं कि जो लिक्विड के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारी बॉल है और ये क्या हो रही है कि कुछ हाइट तक लिक्विड में जा रही है और जाने के बाद क्या हो रही है, रेस्ट में आ जा रही है। तो इनिशियल v वेलोसिटी से वो आ रही है। ओके, लिक्विड के अंदर वो v वेलोसिटी से आ रही है और इस पॉइंट पे v की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसिलरेशन इसका हो रहा है, रिटार्डिंग एसिलरेशन है इसका। ओके, तो अब इसको क्या हो रहा है कि रेस्ट में आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, हम एज्यूम करें कि t टाइम लग रहा है। लेट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट बॉल, ओके, लेट बॉल टेक्स t टाइम टू कम इन रेस्ट। ओके, रेस्ट में आने के लिए उसको क्या लग रहा है, t टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो t की वैल्यू होगी ये क्या होगी, तो ये t की जो वैल्यू होगी हमारे पास, तो v इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, v इक्वल्स टू u प्लस at। सेम इक्वेशन यूज करेंगे, इसे मैं क्या करता हूँ इधर लिखता हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट हमारा ये रिलेशन आया हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टाइम का रिलेशन आया है। अब हम जब बॉल लिक्विड के अंदर ट्रेवल करे उसके लिए टाइम का रिलेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू u प्लस at। ओके, तो यहाँ पे हमारा a क्या है, -a के इक्वल है, u क्या है, v के इक्वल है और v क्या है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू v माइनस a इंटू टी। तो t की जो वैल्यू यहाँ से आएगी, दिस इम्प्लाइज दैट t इक्वल्स टू आ जाएगा v अपॉन a। ये हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। तो जब बॉल क्या है, इनसाइड लिक्विड है, व्हेन बॉल इज इनसाइड द लिक्विड। ओके, जब वो लिक्विड के इनसाइड है तो उसके ऊपर उसका वेट क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब थ्रस्ट क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे मतलब फिर भी उसका क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन a क्या होगा, F नेट अपॉन m। ओके, तो बॉल पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, उसने बोल रखा है कि लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, तो लिक्विड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, v वॉल्यूम ऑफ बॉल इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू, हाँ ये क्या हो गया, उसका मास हो गया, और इंटू g माइनस v dm, ये बॉल का मास हो गया, इसको d सिंपली d ही रहने देते हैं। ठीक है, ये d रहने देते हैं इंटू g। ओके, अपॉन में क्या हो गया, m मास ऑफ बॉल। तो a यहाँ पे क्या आ जाएगा, v dl इंटू g, v d इंटू g अपॉन मास ऑफ बॉल को क्या मैं लिख सकता हूँ, v इंटू d। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, v क्या होगा, ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा और g को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो dl माइनस d, ये क्या आ जाएगा, dl माइनस d g अपॉन d। ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गया। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, इस टाइम वाले रिलेशन में यूज कर लेता हूँ। ये हमारे पास जो टाइम का रिलेशन है, इसमें मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यूजिंग द वैल्यू ऑफ a इन अबव इक्वेशन। इस अबव इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v इंटू डी अपॉन dl माइनस d इंटू जी। ये वैल्यू आ गई टाइम की। अब हमें टोटल टाइम फाइंड करना है। तो टोटल टाइम, बॉल को ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए उसको, तो नाउ टोटल टाइम, टोटल जो टाइम होगा उसको मैं मान लेता हूँ कि वो बोला है कि वो क्या है, t2 है। तो t2 इक्वल्स टू क्या होगा, t1 प्लस, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2t। 2t क्यों, तो बॉल हमारी क्या हो रही है, ये हाइट पूरी कवर कर रही है, फिर वापस क्या हो रही है, सरफेस पे जा रही है। तो जब ये वापस सरफेस पे जा रही है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 2t लगेगा। ओके, तो यहाँ से आप क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो t1 प्लस 2 इंटू टी, वी डी अपॉन डी एल माइनस डी इंटू जी। ओके, अब क्या करते हैं,
कि ये जो हमारा v है ये हमने इस इक्वेशन में कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, ये रिलेशन है हमारे पास v और t1 का। तो यहाँ से क्या करते हैं, v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी t1 प्लस 2 इंटू डी अपॉन डी एल माइनस डी इंटू जी, और यहाँ से क्या आएगा t1 g अपॉन 2। तो यहाँ से क्या किया जा सकता है, g से g क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ओके, और 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम t1 अगर बाहर ले लें तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी अपॉन डी एल माइनस डी, ओके। तो t2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, t2 इक्वल्स टू आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो d से d क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा dl इंटू t1 अपॉन dl माइनस d। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, टाइम की, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल टाइम है जो उसने कहा था कि ये डिस्कस करना था। ये फर्स्ट केस का हमारे पास आंसर आ गया। अब उसने बोला है कि क्या ये मोशन क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा। सेकेंड केस में हमसे क्या पूछा है कि क्या ये मोशन क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो सेकेंड केस के लिए हम आंसर दे सकते हैं यहाँ पे कि सिंस यहाँ का जो रिटार्डेशन फोर्स है, सिंस रिटार्डेशन फोर्स इज नॉट proportional to displacement, ओके। ये जो हमारा रिटार्डेशन फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं है। सो देयरफॉर हमारा जो मोशन होगा, देयरफॉर मोशन इज नॉट SHM, हमारी जो मोशन होगी वो SHM नहीं होगी, ठीक है। थर्ड केस में उसने क्या बोला है, थर्ड केस में उसे हमसे बोल रखा है कि अगर हमारा जो डेंसिटी है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, D इक्वल टू DL हो जाए, ओके। तो अगर डेंसिटी सेम हो जाएगी तो D इक्वल टू DL अगर हो जाएगा तो हमारा मतलब जो एक्सेलरेशन है, वो जो रिटार्डेशन हो रहा है लिक्विड में आने पर, A क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बॉल क्या होगी, बॉल विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इनसाइड लिक्विड, ओके। जो लिक्विड है उसके अंदर जो बॉल होगी वो क्या होगी, कॉन्स्टेंटली मूव करेगी, क्योंकि कोई विस्कस फोर्स नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, तो वो क्या होगी, कॉन्स्टेंटली मूव करेगी। उसको रोकने के लिए हमें क्या लगाना होगा, अनदर एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। तो यहाँ पे ये इसका रीज़न होगा, ओके।